सोनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे। घर कभी भरा पूरा था, पर छोटे बेटे के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहते। अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सुनीता की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? महेंद्र को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। महेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह विद्या देवी सुनीता के पास जाती है। रूही फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। तभी विद्या देवी कमरे में आई। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें रूही की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सुनते ही रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रूही डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। महेंद्र अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सुनीता की आंखें भर आईं। हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना वीरेंद्र भैया का है उतना ही महेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। वीरेंद्र और ललिता अंदर आते हैं। बात सीधी है सुनीता, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसी वक्त रूही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज साफ। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो रूही, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहां रहना ठीक नहीं। सुनीता एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। रूही अपनी किताबें सीने से लगाए हुए है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। रूही एक बार मुड़कर हवेली को देखती है। माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहाँ अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाएं, तो वहाँ रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? ये तो हवेली से बिल्कुल अलग है। हाँ रूही, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सकें। ये घर छोटा है, पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। सुनीता उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू है, पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब से हमारा सहारा हम खुद है। कोई हमें घर से निकाल सकता है, पर हमारे सपनों से नहीं। झोपड़ी के अंदर हल्की अंधेरा। एक छोटी तेल की ढिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। रूही कोने में बैठी है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से पूछती, माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सोना पड़ता ना? हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमजोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। ये मेरा वादा है। अगले दिन सुनीता हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। जैसे ही उनकी नजर सुनीता पर पड़ती है, वे रुक जाती हैं। अरे सुनीता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यही रह रहे हैं काकी। पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी हवेली की बहू थी। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमने सोचा खुद ही पूछ लें। बस इतना समझ लीजिए दीदी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूँ,
तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ ही झुकी रही। महेंद्र के रहते सब ठीक था, उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभल जाएगा। तू अकेली नहीं है सुनीता, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। आम के पेड़ की हल्की छाया में रूही और उसकी दोस्त नंदिनी साथ बैठी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। रूही, याद है तू कहती थी कि तू डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करेगी ताकि किसी को पैसों के लिए तड़पना ना पड़े। और तू कहती थी मैं बड़ी होकर ऐसी टीचर बनूंगी जो बच्चों को डांटेगी नहीं, समझाएगी। तो फिर वो सपने अब भी हैं या कहीं छुपा दिए? सपने तो हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी पूछे बिना ही इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो उन्हीं का होता है जिनमें काबिलियत होती है। तू पढ़ाई में सबसे तेज है। अगर तू ही हार मानेगी तो बाकी लड़कियां किससे हिम्मत लेंगी? नंदिनी, अब आगे पढ़ना शायद मेरे लिए आसान नहीं है। घर की हालत तू देख ही रही है, किताबें, फीस। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती रूही। रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। तू बस हार मत मान। रूही ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुनीता और रूही झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। रूही की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थीं। तभी पीछे से आवाज आई, सुनीता, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने लक्ष्मी खड़ी थी, सालों पुरानी सहेली। लक्ष्मी, समझ नहीं आता क्या करूं। रूही की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही। देख सुनीता, रोने से बात नहीं बनेगी। काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है, वहाँ औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से सिलाई जानती है, वहाँ जुड़ सकती है। ठीक है लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से रूही की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सब किया है। अगर आप फिर से सिलाई शुरू करेंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से सुनीता लक्ष्मी के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाकर वो काम पर निकल जाती। एक सुबह निकलते समय, रूही, मैं लक्ष्मी के साथ जा रही हूँ। तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। दोपहर का समय था। सुनीता आंगन में बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही थी। तभी हवेली की तरफ से ललिता उधर आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरछी मुस्कान थी। अरे वाह, अब तो हवेली की बहू भी काम करने लगी। लगता है हालात ने जल्दी ही असली जगह दिखा दी। इतने से क्या होगा सुनीता, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती होगी। चाची, हालात चाहे जैसे भी हों, हम मेहनत से जीना जानते हैं। ललिता हल्का सा हंस पड़ी, जैसे उसे रूही की बात मजाक लग रही हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक काम करो सुनीता, मेरे घर ही आ जाओ। झाड़ू पोंछा, बर्तन कर लिया करना, अच्छे पैसे दे दूंगी। धन्यवाद दीदी, पर हमें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। माँ सही कह रही है चाची, मेहनत करने में शर्म नहीं होती, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। अरे वाह, अभी से बड़ी जुबान चलने लगी है। याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब पेट भरने की नौबत आएगी ना, तब किताबें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये सुनकर सुनीता का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखते हैं कितने दिन तक ये हौसला रहता है। इतना कहकर वो मुड़ी और हवेली की तरफ वापस चली गई। माँ, चाची हमेशा हमें नीचा दिखाने क्यों आती हैं? बेटा, जो लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, वो कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रूही अपनी सहेली नंदिनी के साथ
घर की ओर लौट रही थी। रूही, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें तू हिस्सा ले रही है ना? पता नहीं, अभी तक तय नहीं किया। क्यों? तू तो हमेशा हर प्रतियोगिता में भाग लेती है, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है। बस इन दिनों घर पर थोड़ा काम भी बढ़ गया है, इसलिए सोच रही हूँ संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे संभाल लेगी, तू इतनी मेहनती है और मैं भी तो हूँ तेरी मदद करने के लिए। सच नंदनी, अगर तू साथ न होती ना तो स्कूल आना भी कभी कभी मुश्किल लगने लगता। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद रूही की नजर अपनी झोपड़ी की तरफ पड़ी। उसने धीरे से कहा, चल नंदनी, अब मुझे यहीं से जाना होगा। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, प्रतियोगिता के बारे में सोचना जरूर। ठीक है, सोचूंगी। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल पड़ी। रूही नंदनी से अलग होकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंदर सन्नाटा था। रूही ने बैग एक तरफ रखा और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो ये दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई कभी न रुके। आप देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ बनूंगी ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। इतना कहकर रूही चुपचाप वहीं खड़ी रोती रही। उधर हवेली में बैठे ललिता, वीरेंद्र और विद्या देवी आपस में बात कर रहे थे। तभी ललिता तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपको पता है आपकी प्यारी बहू सुनीता अब घर घर जाकर सिलाई का काम करती फिर रही है। अच्छा ही हुआ, अपने घमंड का नतीजा अब समझ में आ रहा होगा उसे। जिसे हवेली की रानी बनकर रहना था, वो अब दूसरों के घर काम कर रही है। यही उसकी औकात है। और उसकी बेटी रूही अभी भी स्कूल जाती है जैसे कोई बड़ी अफसर बनने वाली हो। जिन लोगों को अपनी औकात भूलने की आदत हो जाती है, वक्त उन्हें बहुत जल्दी आईना दिखा देता है। तीनों आपस में बैठकर सुनीता और रूही की बुराई करते हुए हंसने लगे, जैसे किसी के दुख में ही उन्हें खुशी मिल रही हो। शाम का समय था। सूरज ढलने लगा था। सुनीता दिन भर का काम करके थकी हुई झोपड़ी में लौटी। रूही तुरंत उठकर उसके पास आई। माँ, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, आपको देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी अब से मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू मेरी मदद करेगी? लेकिन कैसे रूही? अगर तू काम में लग गई तो पढ़ाई का समय कहाँ मिलेगा? मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। रूही कुछ पल सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की चमक आई। वो उत्साह से बोली, माँ, मुझे एक तरीका सूझा है, ऐसा काम जो मैं पढ़ाई के साथ भी कर सकती हूँ। कैसा तरीका? आपके पास जो पुराने कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं ना, उनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे बैग, छोटे कालीन, टेबल मैट। सुनीता ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। रूही आगे बोली, आप सिलाई तो बहुत अच्छी करती हो। अगर हम उन कपड़ों से थोड़ा अलग डिजाइन बनाकर ये चीजें तैयार करें तो उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन रूही, क्या लोग ये सब खरीदेंगे? क्यों नहीं माँ, आजकल लोग हाथ से बनी चीजें बहुत पसंद करते हैं और हमारे पास तो कपड़े भी हैं, बस मेहनत करनी होगी। सुनीता कुछ देर तक चुप बैठी सोचती रही। फिर उसने रूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। वो धीमे से बोली, तू सच में बहुत समझदार हो गई है रूही। रूही मुस्कुराई और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। ठीक है, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुबह से ही झोपड़ी में हलचल थी। रूही घर के कोने कोने से पुराने कपड़े ढूंढकर इकट्ठा कर रही थी। सुनीता उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे रूही, लगता है आज तो तू पूरे घर का सामान ही बाहर निकाल देगी। माँ, जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना अच्छा है, हम ज्यादा चीजें बना पाएंगे। कुछ ही देर में झोपड़ी के एक कोने में पुराने कपड़ों का बड़ा सा ढेर लग गया। सुनीता सिलाई मशीन के पास बैठ गई और कपड़ों को अलग अलग करने लगी। इन रंगीन कपड़ों से अच्छे बैग बन सकते हैं और इन मोटे कपड़ों से छोटे कालीन। हाँ माँ, और ये वाले कपड़े टेबल मैट के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर काम में लग गईं। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। रूही, घर पर है क्या? रूही ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर नंदनी खड़ी थी। अरे,
तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? हम पुराने कपड़ों से बैग, कालीन और टेबल मैट बना रहे हैं, फिर इन्हें बाजार में बेचेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर मैं भी मदद करती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। सच में? चल फिर ये कपड़े पकड़, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तीनों मिलकर काम में लग गईं। झोपड़ी में सिलाई मशीन की आवाज गूंजने लगी। अगले दिन झोपड़ी में रूही, सुनीता और नंदनी के सामने तैयार बैग और कालीनें रखी थीं। रूही एक बैग उठाकर देखने लगी। माँ, देखो ये वाला बैग कितना सुंदर बन गया है। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया है, अच्छा तो होगा ही। मुझे तो यकीन है ये सब बाजार में जरूर बिकेगा। अगर आज कुछ बैग भी बिक गए ना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। भगवान चाहेगा तो जरूर बिकेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलो इन्हें बाजार ले चलते हैं। तीनों मिलकर बैग और कालीन उठाती हैं और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल जाती हैं। बाजार के एक कोने में रूही, सुनीता और नंदनी अपना सामान लेकर खड़ी थीं। रूही थोड़ी घबराई हुई इधर उधर लोगों को देख रही थी। माँ, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ रूही, पहले दिन ही सब बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। तभी उसी रास्ते से वीरेंद्र और ललिता गुजर रहे थे। अचानक वीरेंद्र की नजर रूही पर पड़ी। वो रुक गया और ध्यान से देखने लगा। अरे ललिता, जरा देखो तो सही। ललिता ने मुड़कर देखा और फिर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे वाह, हमारी हवेली की राजकुमारी तो आज बाजार में दुकान लगाकर खड़ी है। ये क्या है? पुराने कपड़ों के बैग और ये कालीन। तुम लोगों को सच में लगता है कि कोई ये सब खरीदेगा? लोग बाजार में अच्छी चीजें खरीदने आते हैं, ये फटे पुराने कपड़ों का सामान नहीं। चाची, ये फटे पुराने कपड़े नहीं हैं। हमने इन्हें मेहनत से बनाया है। मेहनत? मेहनत से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। सच कहूँ तो तुम्हारा ये सामान कोई नहीं खरीदेगा। पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी और शाम को सब वापस लेकर जाओगी। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगे। देख लीजिए चाचा, एक दिन यही सामान हमारी मेहनत की पहचान बनेगा। वीरेंद्र और ललिता ने उपहास भरी नजर से उन्हें देखा और हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद रूही, सुनीता और नंदनी चुपचाप वहीं खड़ी थीं। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उनके सामान की तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा था। रूही, इतने लोग जा रहे हैं लेकिन कोई रुक भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है, अगर आज कुछ भी नहीं बिका तो। डर तो मुझे भी लग रहा है नंदनी, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कोई ना कोई जरूर रुकेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तभी वहां से एक सुसज्जित औरत गुजर रही थी। उसकी नजर अचानक उनके बैगों पर पड़ी और वो रुक गई। वो झुककर एक बैग उठाती है और ध्यान से देखने लगती है। ये बैग किसने बनाया है? जी, हमने बनाया है। सच बताऊं, बाजार में तो हर जगह एक जैसे बैग मिलते हैं, लेकिन ये अलग है। इतने साधारण कपड़ों से इतना सुंदर और मजबूत बैग बनाना, ये आसान काम नहीं है। रूही की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। मुझे ये बैग दे दो, और वो नीला वाला भी। मुझे लगता है मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप सच में खरीदना चाहती हैं? क्यों? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तीनों हल्का सा हंस देती है। रूही जल्दी से दोनों बैग उसे दे देती है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। रूही के बनाए कपड़ों के बैग और छोटी छोटी कालीनों की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अब हाल ये था कि दूर दूर के लोग भी उसके सामान को देखने और खरीदने आने लगे थे। बाजार में रूही के सामने अक्सर भीड़ सी लग जाती थी। रूही, कुछ दिन पहले तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे, और आज देखो लोग खुद चलकर तुम्हारा सामान खरीदने आ रहे हैं। माँ, ये सब हमारी मेहनत है और आपकी हिम्मत भी। अगर उस दिन आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं ये सब करने की सोच भी नहीं पाती। दोपहर का समय था। बाजार में हलचल थी। जहां रूही अपना सामान बेचती थी, उसी के पास वीरेंद्र की प्लास्टिक बैग की दुकान भी थी। पहले वहां काफी भीड़ रहती थी,
लेकिन अब दुकान लगभग खाली पड़ी थी। दुकान पर खड़ा नौकर रमेश ये सब देख रहा था। चलो जल्दी, पहले रूही के पास चलते हैं। उसके कपड़ों के बैग बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत भी और दिखने में भी सुंदर। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पुराने कपड़ों से इतने काम की चीजें बना देती है। प्लास्टिक के बैग से तो कहीं अच्छे हैं। रमेश ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। शाम होते ही वो जल्दी जल्दी हवेली पहुंचा जहां वीरेंद्र बैठा हुआ था। मालिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मालिक, पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक तो सामने वाली लड़की रूही, उसी से बैग खरीद रहे हैं। क्या कहा तुमने? जी मालिक, लोग कह रहे थे कि उसके कपड़ों के बैग ज्यादा मजबूत हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, इसलिए सब उसी के पास जा रहे हैं। वीरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया। उस लड़की की इतनी हिम्मत, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, वही अब मेरे ही सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही है। रमेश चुप खड़ा रहा। वीरेंद्र की आंखों में अब गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे समझ आया उस दिन बाजार में इतनी भीड़ क्यों थी। लगता है अब मुझे रूही को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगले दिन बाजार में भीड़ थी। रूही की दुकान पर लोग बैग देख रहे थे। वीरेंद्र गुस्से में उनकी दुकान की ओर बढ़ता हुआ आ गया। वाह, तो ये है तुम्हारी बड़ी दुकान। उस दिन भी कहा था ना मैंने, 2-4 पुराने कपड़ों के बैग बेचकर खुद को बहुत बड़ा व्यापारी मत समझने लगना। भैया, हम बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का नुकसान करने का हमारा इरादा नहीं है। गुजारा? मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही हो और कह रही हो गुजारा कर रही हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं चाचा, बस मेहनत से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता, अपनी बेटी को समझा दो, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश ना करे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा यहाँ टिकना मुश्किल कर दूंगा। वीरेंद्र जी, लड़की सही कह रही है। वो मेहनत से काम कर रही है, उसे क्यों रोक रहे हैं? और सच कहें तो उसके बैग सच में अच्छे हैं, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तुम सबको इसका साथ देना है ना, दे लो, लेकिन याद रखना इस बाजार में ज्यादा दिन तक इसकी दुकान नहीं चलेगी। फिर वीरेंद्र गुस्से में मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक शाम हवेली में सन्नाटा था। आज फिर दुकान जल्दी बंद करके आ गए। क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? अब ग्राहक आए भी क्यों, लोग प्लास्टिक के बैग छोड़कर कपड़ों के बैग खरीद रहे हैं। शायद ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है। वीरेंद्र और ललिता दोनों उनकी ओर देखने लगे। अब इन बातों से क्या फायदा माँ जी? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। घमंड में आकर हमने एक मेहनती लड़की के साथ बहुत गलत किया। उधर बाजार में रूही की दुकान के सामने काफी भीड़ थी। रूही बेटा, आज तो सुबह से ही इतनी भीड़ है, लगता है सारे बैग जल्दी खत्म हो जाएंगे। माँ, चिंता मत कीजिए, अंदर और भी तैयार हैं। सच कहूँ रूही, तुम्हारे बैग बहुत मजबूत हैं। पिछले महीने जो लिया था अभी तक बिल्कुल नया जैसा है। अब तो लोग दूर दूर से तुम्हारी दुकान ढूंढते हुए आते हैं। तुम्हारा काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज भगवान ने सब कुछ दे दिया। रूही ने माँ की तरफ देखकर धीरे से कहा, माँ, ये सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है। अगर उस दिन आप टूट जाती तो शायद हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते।